नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के रिवीजन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये पहला भाग है, तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया से। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पहचानेंगे? तो रंग में परिवर्तन, गैस का उत्पन्न होना, ताप में परिवर्तन या फिर अवक्षेप का निर्माण, ये इनमें 4 चीज़ों में से कुछ भी होता है तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आके देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से हैं। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना ले तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन। जब एक पदार्थ टूट जाता है टुकड़ों में तो वो एक से ज़्यादा पदार्थ बना लेता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल संयोजन का उल्टा हो रहा है इस अभिक्रिया में, इसीलिए कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को, यहाँ पे आयरन का एक ऑक्साइड है ना, जो आयरन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो आयरन का ऑक्साइड बन गया। तो आयरन के ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम उसे हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो देखिए राइट साइड पे आयरन अलग हो गया है और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ यौगिक बना लिया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसकी जगह ले लेती है। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के बीच में परमाणुओं या आयनों का आदान प्रदान हो तो अभिक्रिया द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती, क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं। तो उदाहरण यह है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड से आप क्रिया कराते हैं H2SO4 से, तो H2SO4 का सल्फेट बेरियम को दे देता है ये, और बेरियम अपना क्लोराइड H2SO4 के हाइड्रोजन को दे देता है। तो दूसरी तरफ देखिए, बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया है, बेरियम सल्फेट बन गया है, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है। तो इसमें लेन देन होता है, चीज़ें एक दूसरे से बदली जाती हैं, एक्सचेंज किया जाता है, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ता है तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। जब हाइड्रोजन किसी चीज़ में जुड़ता है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाएं तो कहलाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अगर आप हाइड्रोजन से क्रिया कराओ तो कॉपर और जल बन जाता है, ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बने, ऊष्मा निकले, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे श्वसन और अम्ल का तनुकरण, ये दोनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका अगली प्रक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये देखिए, आप 2 नंबर पे जो वियोजन अभिक्रिया लिखी है उसमें ऊष्मा दी जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट को, तभी वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, इसीलिए यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी भी है।
वियोजन के साथ साथ ऊष्माशोषी का भी यह उदाहरण है। अब मैग्नीशियम रिबन का दहन जब आप करते हैं तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक तीव्र प्रक्रिया है। इसको जलाने से पहले हम साफ करते हैं ताकि इस पर जमी हुई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो हट जाए, जो कि उसको जलाने में रुकावट पैदा कर रही है। इसलिए इसको हम साफ करते हैं जलाने से पहले। अब उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं? इसकी वजह से संक्षारण होता है और इसकी वजह से विकृत गंधिता भी होती है। तो संक्षारण क्या होता है? जंग लगना किसी भी चीज़ पे, उसकी ऊपरी परत जो धातु की है वो अम्ल से या नमी से क्रिया करके कुछ ऑक्साइड बना लेती है, वो कुछ यौगिक बना लेती है और वो उसकी सतह पर एक परत बना लेते हैं। धातु की सतह पर एक परत बना लेते हैं ये यौगिक, जिससे उस धातु का ह्रास होने लगता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। तो संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है? तो संक्षारण से बचने के लिए आप धातुओं को पेंट कर सकते हैं, धातुओं पर ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं और यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन किया जा सकता है, जिसमें कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला है विकृत गंधिता। ये भी एक प्रभाव है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। विकृत गंधिता में क्या होता है कि कोई भी तेलीय पदार्थ है उसको अगर हवा के संपर्क में लाया जाए या खुला छोड़ दिया जाए, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाए तो उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसी अभिक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए तेलीय चीज़ों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यही कारण है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए दवाइयों की बोतल रंगीन बनाई जाती है ताकि ऑक्सीजन का सीधा प्रभाव ना हो। अब अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले उत्पादों में परमाणुओं का संख्या समान होती है। मतलब लेफ्ट साइड के परमाणुओं की संख्या राइट साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे यहाँ पर पहली एक समीकरण लिखी है मैग्नीशियम प्लस O2 और फिर अगला लिखा है MgO। इसके अनुसार इस अभिक्रिया में भाग लिया एक मैग्नीशियम ने और 2 ऑक्सीजन परमाणु ने, और बना कितना? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु जिसमें कि मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि भाग अगर 2 ऑक्सीजन परमाणुओं ने लिया तो जब उत्पाद बना वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन परमाणु क्यों है? भाग लेने वाले तो 2 थे, बनने वाला एक ही है, तो ये एक असंतुलन है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो कोई चीज़ अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई नया परमाणु बनेगा, मतलब मास नया नहीं आएगा, द्रव्यमान नया जुड़ेगा नहीं, और न ही कोई द्रव्यमान में क्षति होगी। जो है वो पहले भी है बाद में भी है, बस उसका रूप बदल जाएगा। इसीलिए हम इसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो इसीलिए जब दूसरी आप देखेंगे तो ये m स्मॉल हो गया या कैपिटल होना चाहिए, 2mg प्लस O2 और अगली साइड बना हुआ है 2mgO, यानी कि 2 मैग्नीशियम ने भाग लिया पर 2 मैग्नीशियम परमाणु ने, 2 ऑक्सीजन के परमाणु ने और 2 बने हैं आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु। इस तरह ये हो गई है रासायनिक समीकरण संतुलित। चैप्टर 2 अम्ल क्षार। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल की परिभाषा क्या है? जो पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार कड़वे होते हैं। pH मान कितना होता है?
अम्ल का, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। और 7 जिस विलयन का पीएच मान है उसे उदासीन कहा गया है कि उसका पीएच उदासीन है। लिटमस पेपर टेस्ट अम्ल का क्या है? तो अम्ल का लिटमस पेपर टेस्ट है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक ट्रिक भी बताई है, ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और इसका उल्टा करेंगे आप तो क्षार की टेस्ट लिख पाएंगे। धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं और तो आपका अम्ल क्षार का अंतर तैयार हो जाएगा। अगली प्रक्रिया है उदासीनीकरण। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है और ये जो लवण होता है इसका पीएच लगभग 7 के आसपास होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दे के रखा है मैंने, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार है, उसकी आप HCl से क्रिया कराओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो NaCl बन जाता है और जल बनता है H2O। तो NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। तो आपसे कभी कभी खाने के नमक का सूत्र पूछ लेते हैं तो ये याद रखेंगे। पीएच पैमाना, सोरेनसन ने पीएच पैमाना दिया था जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर हैं। मतलब पीएच पैमाने में पीएच परास कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक। और 7 से नीचे अम्ल है, 7 से ऊपर क्षार है, 7 उदासीन विलयन का पीएच कहा जाता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर आप विद्युत प्रवाहित कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो यह वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और साथ ही में बनती है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं क्लोरीन और क्षार, उसी आधार पर इसका नाम रखा गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ इसको संकेतों के रूप में भी लिखकर दिखाया है। NaCl और उसका जलीय विलयन बनाने के लिए उसको जल से क्रिया कराते हुए यहाँ पे दिखा दिया है। एक्वस सॉल्यूशन है, जल से क्रिया कराई गई है और उसमें विद्युत पास की जाएगी और इससे क्या बनेगा? NaOH जो कि एक क्षार है और क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया है, ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जरूर पढ़ें। विरंजक चूर्ण, ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिनका सूत्र आपसे पूछा जाता है और उनके उपयोग पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला है विरंजक चूर्ण, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण सामान्य नाम है और इसका सूत्र है CaOCl2 और इसका उपयोग किया जाता है विरंजन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके अलावा पानी के जीवाणुओं को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पानी को साफ करने के लिए। अगला है बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। NaHCO3 इसका सूत्र है और इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग में। बेकिंग सोडा ही इसका नाम है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है खमीर उठाने के लिए। इसके अलावा बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह काम करता है, अपच का इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? और इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्वाले दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं? तो बेकिंग सोडा थोड़ा क्षारीय प्रकृति का है और दूध में अम्ल बनने से दूध खराब हो जाता है, तो उस अम्ल के साथ क्रिया करके ये क्षार उदासीनीकरण की अभिक्रिया करके दूध को खराब होने से रोकता है। इसीलिए ग्वाले दूध में सोडियम ये बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा मिला देते हैं। धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा और सूत्र है Na2CO3। असल में इसके साथ जल का अणु क्रिस्टलाइन वाटर जुड़ा रहता है, तो .10H2O भी इस सूत्र के साथ लिखा जाता है।
तो धावन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं, जल की कठोरता को हटाने के लिए, और कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है। तो ये बनता कैसा है, इसको बनाने की प्रक्रिया पूछी जाती है कभी कभी। तो कैल्शियम सल्फेट बनता है जिप्सम को गर्म करने से। जब जिप्सम को आप गर्म करोगे तो उसमें से थोड़ा जल बाहर निकल जाता है और ये वाइट पाउडर के फॉर्म में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और जल उसमें से थोड़ा निकल जाएगा। तो इसीलिए आधा अणु है तो हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, और जो डिज़ाइंस आपके छतों में लगते हैं वो डिज़ाइंस बनाने में, दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसे प्लास्टर लगता है, तो उस प्लास्टर में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण पूछे हैं या रासायनिक गुण, ये बहुत ध्यान से आपको प्रश्न में पढ़ना है। भौतिक गुण वो सारे हैं जो आपको सामान्य रूप से सामने दिखाई देते हैं, लेकिन रासायनिक गुण आपको ऐसे दिखते नहीं हैं, वो आपको अभिक्रियाओं के होने पर पता चलते हैं। तो जो भी सामने दिख रहे हैं, जो इजी वाले आपको लग रहे हैं, जो इतने भी आपने पढ़े होंगे उनमें से कुछ इजी लगे होंगे, वो इजी वाले भौतिक गुण है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको भौतिक गुण याद नहीं आ रहा तो किसी धातु का एग्जाम्पल अपने सामने रखिए तो आपको रिमाइंड होता रहे कि ये इसके भौतिक गुण है। तो आइए शुरू करते हैं, पता करते हैं कि धातु के भौतिक गुण कौन से हैं। सारी धातुएं चमकदार होती, चमकती हैं, जैसे सोना चांदी सब चमकता है, इनमें चमक होती है। लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती, जैसे कोयला है उसमें कोई चमक नहीं होती है। तन्य होती हैं धातुएं, यानी कि इनका तार खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती है। धातुएं आघातवर्धी होती, जब आप इस पर चोट करोगे तो ये फैल जाएगी, इसकी एक चादर सी बन जाएगी। लेकिन अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती है, भंगुर होती हैं, आप चोट करोगे तो बिखर जाएंगी। धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब आप उसमें चोट करोगे तो आवाज़ आएगी, जैसे मंदिर की घंटी बजती है। लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, मतलब आप ऊष्मा दोगे तो गर्म हो जाएंगी, विद्युत दोगे तो उसमें से विद्युत पास हो जाएगा। लेकिन अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अच्छी चालक नहीं होती, अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण में अंतर बताइए। तो आप आराम से लिखिए, जल के साथ क्रिया लिखिए। तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, है ना। ऑक्साइड तो अधातुएं भी बनाएंगी जल के साथ, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का त्याग देती हैं जब वो किसी के साथ बंध बनाती हैं, इसीलिए उन पर धन आवेश आ जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वो विद्युत धनात्मक है। जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, उन पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, इसलिए वो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत ऋणात्मक कही जाती हैं। अगला अंतर है, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं करती हैं। तो ये रासायनिक गुण आप याद रखेंगे
सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक सूची है जिसमें उन्हें उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जमाया गया है। मतलब सबसे क्रियाशील धातु सबसे ऊपर और सबसे कम क्रियाशील धातु सबसे नीचे इस श्रेणी में उपस्थित है। तो इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर उपस्थित है वो है पोटेशियम और सोडियम, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। और नीचे की तरफ है सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातुएं कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मुक्त अवस्था में वही मिलेगा जो कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील धातु मैंने अभी आपको बताई, सिल्वर और गोल्ड। इसके अलावा प्लेटिनम भी बहुत ही कम क्रियाशील है। तो ये सब मुक्त अवस्था में मिलती हैं। बाकी सभी क्रियाशील धातुएं किसी न किसी के साथ जुड़कर यौगिक बनाकर यौगिक के रूप में मिलेंगी। मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु कौन सी है जिसे चाकू से काटा जा सके, सॉफ्ट? वो है सोडियम। गेंग क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे भूपर्पटी कहा जाता है और उसमें मिलने वाले तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तत्व और यौगिक, इसमें उन्हें कहा जाता है खनिज। और किसी किसी खनिज में किसी खास धातु की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे उस धातु का अयस्क कहा जाता है। इस खनिज को उस धातु का अयस्क कहा जाएगा। अब इन खनिजों में धातु के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ भी मौजूद होती हैं तो उन्हें बोला जाता है गेंग। अब है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जो न तो प्रकृति से आप अम्ल कह सकते हैं ना ही उन्हें आप क्षार कह सकते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ मिलकर भी लवण बनाते हैं और क्षार के साथ भी मिलकर लवण बना रहे हैं। मतलब अम्ल के साथ जब ये उपस्थित होते हैं तो इनका स्वभाव क्षार का होता है और जब क्षार के साथ क्रिया कर रहे होते हैं तो इनका स्वभाव अम्ल जैसा होता है। तो ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं। मतलब जिनमें दो तरह की प्रकृति है। उभय मतलब दो तरह की प्रकृति वाले। तो ऐसे ऑक्साइड किसके होते हैं? जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब कारण आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बर्तन धातु के बनाए जाते हैं और उनके हैंडल धातु के बनाए जाते हैं। तो धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए बर्तन को आप धातु का बनाते हैं ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए। और हैंडल आपको उठाकर गर्म बर्तन को इधर से उधर रखना है तो हैंडल गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हैंडल को बनाते हैं हम अधातु से, क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक होते हैं। अगला है आपसे पूछा जाता है आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिक वो यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। तो ये इनके मध्य बहुत ही मजबूत बंध होता है। आयनिक बंध जिसे कहते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, वो मौजूद होता है। इसी कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। और ठोस अवस्था में इनसे कभी भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इनके जलीय विलयन से या फिर इन्हें अगर आप गला दें तो उस गलित अवस्था में इनसे विद्युत प्रवाहित होती है। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण क्या है? नमक। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ये पेज नंबर है आपका 63। वहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति घर घर में सुनार बन के जाता है और वो आभूषणों को साफ करता है, जिससे आभूषण तो चमक जाते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। एक विलयन का उसने यूज़ किया इनको साफ करने के लिए। तो बताइए कि वो विलयन क्या था? तो वो विलयन होता है अम्लराज, जिसमें 3 भाग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्लराज सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो सोने और प्लेटिनम को भी गला सकता है, इसीलिए सुनार ने उसका उपयोग किया सोने को गलाकर चुराने के लिए। तो अब यहाँ हम शुरू करते हैं अध्याय 4
कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एक अधातु में आता है, अधात्विक तत्व है। इसकी संयोजकता 4 होती है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 4। मतलब सबसे बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कारण बताइए कि सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक क्यों उपस्थित है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिक उपस्थित है, इसका कारण क्या है। तो इसके 2 कारण हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और उसकी संयोजकता है 4। मतलब कि ये 4 परमाणुओं से जुड़कर, सहसंयोजी बंध से जुड़कर यौगिक बना सकता है, 4 चीज़ों से जुड़ सकता है एक ही बार में, इसीलिए इसके बहुत अधिक यौगिक हैं। और ये दूसरे भी जिन चीज़ों से परमाणुओं से जुड़ रहा है उनसे किस बंध से जुड़ता है, सहसंयोजी बंध के द्वारा, यानी कि ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है उससे जुड़ता है। अब आपका है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर प्रश्न आते हैं आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आती है, तो इसमें से मैथेन, एथेन और एथीन, इनकी संरचनाएं सामान्य रूप से पूछी जाती हैं, तो आप एक बार ज़रूर बनाएंगे। इन संरचनाओं को बनाते वक्त जो सूत्र में 2 परमाणु लिखे, जैसे मैथेन में कार्बन लिखा है और हाइड्रोजन लिखा है, तो सबसे पहले आप इनका संरचना सूत्र बना लीजिए। फिर इनके संरचना सूत्र के साथ ही आप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बना लीजिए बंध को हटाकर। उसके बाद आप इस तरह से गोला बनाएंगे कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 उसके खुद के और 4 दूसरे परमाणुओं से मिलकर। इसके अलावा जो दूसरा परमाणु आप जोड़ रहे हैं, जैसे मेथेन में आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन को अपने लिए सिर्फ स्थायित्व के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, एक उसके पास है और एक वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है कार्बन से। तो कार्बन का भी अष्टक पूरा होते हुए आपको दिखाना है और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग दिखाने हैं। तो बराबर आप सर्कल बनाएंगे और यहाँ जो चित्र आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में जो है वो काफ़ी क्लोजली आप उसको ऑब्ज़र्व करें, फिर उसे बनाकर देखें। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, वरना इसमें गलतियाँ हो जाती है। ये बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। अगला आपसे पूछा जाता है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो कार्बन के जिसमें कार्बन मुख्य पदार्थ है ना, कार्बन के साथ जुड़ने से कोई चीज़ बनी हुई है तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगी। तो ये जलने पे ऊष्मा और प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो उसको आप जलाएंगे तो उससे ऊष्मा भी मिलेगी, हीट मिलती है ना, गर्मी, और प्रकाश भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होगी। तो ये कार्बनिक यौगिकों के गुण हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको पूछे जाते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं, यानी कि धावन सोडा टाइप जो डिटर्जेंट में आपको मिलेगा, वो क्या करते हैं, वो कठोर और मृदु जल दोनों के साथ झाग बनाते हैं, लेकिन साबुन सिर्फ मृदु जल के साथ ही झाग बनाता है, कठोर जल के साथ नहीं। अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ जो नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ नहीं बनाते, इसीलिए वो झाग दे पाते हैं। लेकिन कठोर जल के में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ साबुन अविलेय पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए बॉडी पर कभी हार्ड वाटर से आप नहा लो साबुन के साथ तो साबुन चिपक जाता है, अविलेय चीज़ें चिपका सा आपको लगता है, क्योंकि वो कुछ अविलेय पदार्थ हैं जो घुलते नहीं हैं पानी में, तो वो बॉडी पर ही चिपक कर रह जाते हैं। अपमार्जक कपड़े अधिक साफ करते हैं क्योंकि ये कठोर और मृदु जल दोनों के साथ बहुत अच्छे से क्रिया कर रहे हैं।
और साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ़ करता है, कारण आप जानते ही हैं। तो इसके अलावा कुछ संरचना सूत्रों की यहाँ पे लिस्ट दी जा रही है, तो आप उनको ज़रूर सीखें। ये एक बार आप बनाकर देखेंगे तो ये बहुत आसान है, आप बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी और संरचना सूत्र भी, इसके अलावा अणु सूत्र भी इनका साथ में दिया जा रहा है, तो आप ये ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।